गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी इन्वायरमेंट की बुक। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम कवर करेंगे, जो है इकोलॉजी। चैप्टर 1 कौन सा है? इकोलॉजी। तो इसमें जो टर्म्स दी गई हैं वो भी देख लेते हैं, और ये जो चैप्टर है वो भी, उसको डिटेल हम देख लेते हैं। तो एक इकोलॉजी जो वर्ड है उसको ड्राइव किया गया है 2 ग्रीक वर्ड्स से, ओकायोस और लोगोस। ओकायोस का मतलब होता है होम, ठीक है, और लोगोस का जैसा हम मतलब जानते हैं स्टडी ऑफ। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर के घर की क्या करनी है? स्टडी करनी है। और इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनके इन्वायरमेंट के साथ में कैसी रिलेशनशिप है। ठीक है, वो आपस में कौन कौन से इंटर रिलेशनशिप या इंटरडिपेंडेंशिप जो हमको देखने को मिलती हैं वो कैसी है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। अब जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, ठीक है, अगर हम बात करें कि लिविंग बींग्स और इन्वायरमेंट के बीच में इंटर रिलेशनशिप की, ठीक है, या इंटरडिपेंडेंशिप की, तो उनके 2 कंपोनेंट है इस इन्वायरमेंट के। जैसे कि हम इंटरेक्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में भी और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में भी। तो कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट हैं? जैसे कि हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? प्लांट्स के साथ में, डिकम्पोजर्स के साथ में, एनिमल्स के साथ में और पैरासाइट्स के साथ में। और कौन कौन से एबायोटिक ऐसे कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं? जैसे कि सॉइल, जिस पे हम खेती करते हैं, पानी जो हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर, ग्रेविटी जिसका असर हमारे ऊपर देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, लेवल्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या है? इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी एक स्पीसीज़ का कोई भी एक इंसान। ठीक है, इंसान, पेड़ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम का जो पहला स्टेप होता है, पहला लेवल होता है, वो क्या होता है? इंडिविजुअल। ये 1 पर्सन हो सकता है, 1 ट्री हो सकता है, किसी भी स्पीसीज़ के अंदर में कोई एक इंडिविजुअल थिंग, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है पॉपुलेशन, यानी कि ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मिला करके एक पॉपुलेशन बनती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज़। इस स्पीसीज़ का एक सिंगल पर्सन क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल, और ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। अब थर्ड है कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी कैसे डिफाइन होती है? किसी एरिया की, वहाँ पर जो डोमिनेंट स्पीसीज़ होती है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ यानी कि लिविंग बींग्स किसी एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। फिर है बायोम्स। ठीक है, बायोम्स यानी कि पूरे अर्थ पे अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग जोन्स में बांटा गया, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। जैसे कि टुंड्रा, तैगा, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है बायोस्फीयर, ऐसा जोन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसमें एयर भी होगी, वाटर भी होगा, और लिथोस्फीयर यानी कि ज़मीन भी देखने को मिलेगी। अब हम देख लेते हैं इनको डिटेल में, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोसिस्टम। हम 1 बाय 1 देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने बताया इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सिंगल प्लांट, बैक्टीरियम या फंजी होती हैं। ठीक है, फिर है सेकंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज़, किसी एक स्पीसीज़ के सेम ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी। ग्रोथ रेट क्या होता है कि बेस ईयर पे, मान लो बेस ईयर 2012 है, उसके बेस ईयर पे आज 2025-26 में कितना इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 2012 से 2026 के बीच में कितना इंक्रीज़ हुआ है, या फिर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि इंक्रीज ऑफ द नंबर्स ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? कहाँ पर, यानी कि मान लो एक इतना सा एरिया है, इसके ऊपर इसके अंदर कितनी डेंसिटी हुई है। ठीक है, इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक एरिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट स्पीसीज। अब थर्ड क्या था? कम्युनिटी क्या होती है? तो कम्युनिटी आर द स्पीसीज नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट, यानी कि किसी एक एरिया में रहने वाली कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लांट या एनिमल स्पीसीज कौन सी है। ठीक है, इसमें मेजर कम्युनिटीज़ हो सकती है और माइनर कम्युनिटीज़ भी हो सकती है। मेजर कम्युनिटीज़ में क्या होती है? लार्ज साइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ओनली ऑन सन्स एनर्जी, यानी कि वो सभी लार्ज साइज वाले प्लांट और प्लांट कम्युनिटी जो क्या करती है? सन की एनर्जी पे डिपेंड रहती है। इसके अंदर क्या हो सकती हैं? वो सभी ऑटोट्रोप्स,
जो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं, उनमें आते हैं तुम्हारे मेजर कम्युनिटी। फिर आती है माइनर कम्युनिटीज़, यानी कि वो जो डिपेंड होती है, ठीक है, जो डिपेंड होती है मेजर कम्युनिटीज़ के ऊपर, डिपेंड ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज़ एंड ऑफन कौन सोसाइटीज़, इनको हम क्या कहते हैं, सोसाइटीज़ कहते हैं। फिर अ कम्युनिटी में हैव वन और सेवरल स्पीसीज़, एक कम्युनिटी के अंदर क्या हो सकती है, एक से ज़्यादा स्पीसीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा स्पीसीज़ हो सकते हैं, लेकिन उनमें से डोमिनेंट एक होगी। ऐसा है कम्युनिटी में कि कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें से डोमिनेंट एक होगी, और वो क्या होगी, ऑटोट्रोप होगी अपने आप में, यानी कि सन की एनर्जी पे डिपेंड करेगी, और उसके ऊपर जो डिपेंड होगी, यानी कि उसके ऊपर जो डिपेंड होगी उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सोसाइटीज़। अब है इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, यानी कि ये जो बायोस्फीयर है जहाँ पर एयर भी है, वाटर भी है, लिथोस्फीयर भी है, उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसके अंदर कौन रहता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। हम रहते हैं, जैसे कि हम अपने आप से एग्जांपल लेते हैं कि हम रहते हैं इस इकोसिस्टम में, कि हमारे साथ साथ कौन रहता है, यहीं पे प्लांट्स भी हैं, यहीं पे एनिमल्स भी हैं, यहीं पे सोइल है, यहीं पे बाकी सारी कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। तो ये हो जाएगा इकोसिस्टम, यानी कि यहाँ पे एनवायरनमेंट भी है और लिविंग बींग्स हैं, इनके प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी, ऑर्गेनिजम्स भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है। एबायोटिक में क्या होते हैं, एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। अब बायोटिक में क्या हो जाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, यानी कि जिनको हम हेटेरोट्रॉप्स या फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं, इस तरह की टर्म्स आ जाती हैं, और इन्वायरमेंट से तो खासकर आ जाती है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से तो बहुत पूछी जाती है। फिर कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड लास्ट सेप्रोफोर्ट्स या फिर ऑस्मोट्रोप्स, इनको हम क्या कहते हैं, हम इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, ठीक, हम इनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है इकोसिस्टम में, कहीं ज़मीन होती है, कहीं पे पानी वाले एरिया भी देखने को मिलेंगे। तो ज़मीन वाले जो इलाके होते हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, उनमें कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम, डेजर्ट का अपने आप में इकोसिस्टम हो। देखो एक इकोसिस्टम के अंदर ना वहाँ पर पाने वाले स्पेसिफिक एनिमल्स मिलेंगे, वहीं पे मिलने वाली स्पेसिफिक प्लांट कम्युनिटीज़ होंगी, वहीं पे अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलेगी, वहीं का जो वातावरण होता है यानी कि इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग मिलेगा, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो एक्वेटिक में क्या होता है, फ्रेश वाटर में मीठा पानी मिलेगा, वहाँ की मछलियाँ अलग होंगी, सलाइन वाटर में वहाँ की जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अलग होंगे, मैराइन वाटर में अलग देखने को मिलेंगे। अब इकोसिस्टम इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स स्टेट इक्विलिब्रियम कॉल्ड होम्योस्टेटिस, ठीक है। अब एक इन्वायरमेंट है, एक इकोसिस्टम है, उसमें ना नेचर के अंदर खुद को बैलेंस करने की क्या होती है, ताकत होती है। तो नेचर के पास क्या होती है, खुद को मेंटेन करने की ताकत होती है, वो क्या करती है, खुद को बैलेंस करती थी। इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिस, ठीक है, होम्योस्टेटिस कहा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में, ठीक है। होम्योस्टेटिस क्या होता है, ऐसी कैपेबिलिटी इकोसिस्टम की जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को क्या कर लेती है, मेंटेन कर लेती है, बैलेंस कर लेती है, हम इसको क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस कहते हैं। अब इकोलॉजी से ऐसे रिलेटेड टर्म्स जो पूछी जाती हैं, जिनके ऊपर लिखने में आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फिर क्या है कार्बन फुटप्रिंट, और फिर ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क क्या होता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, ये मेज़र होता है ह्यूमन डिमांड का, यानी कि हम जो डिमांड करते हैं अर्थ के इकोसिस्टम से, हम उसको क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल डिमांड, यानी कि हमें हमारी इच्छाओं को, हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो डिमांड लगती है, हम उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी कि बेसिक नीड्स को पूरा करने की जो डिमांड होती है, ठीक है। डिमांड सरप्लस भी हो सकती है, डेफिसिट भी हो सकती है, मे शूट अर्थ रीजनरेशन कैपेसिटी। मान लो अगर हम हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा क्या करें, डिमांड करें, तो क्या हो जाएगी, वो जो अर्थ की रीजनरेशन की कैपेसिटी उससे बाहर चली जाएगी, और ऐसे में क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी। अब सेकंड क्या है, कार्बन फुटप्रिंट, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप चल रही हैं तो हम देख लेते हैं क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट, अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज और एमिट बाय एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी कि हमें जितनी ज़रूरत थी, जितना हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा, डिमांड को पूरा करने में कार्बन एमिट किया है, वो होता है कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। जितना भी इन्वायरमेंट में कार्बन इमिट हुआ है उसको कहा जाता है
कार्बन फुटप्रिंट, अब होता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ये एक अपनी रिपोर्ट पेश करता है हर साल, जिसको हम कहते हैं अर्थ ओवरशूट रिपोर्ट, ठीक है। एवरी ईयर ह्यूमन शूट द अर्थ ओवरशूट रिपोर्ट रिप्रेजेंट एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विच मीन्स कंजप्शन एंड असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेन। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें गड़बड़ कर दी है। जो इसकी अर्थ ओवरशूट रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट का नाम है, ये हर साल लेके आती है। ये क्या दिखाती है कि हमने हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना कंज्यूम किया है अर्थ की चीज़ों को, यानी कि अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसकी वजह से कितना कार्बन इमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट क्या दिखाती है कि हमने कितना ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसकी वजह से कितना ज़्यादा कार्बन इमिट हुआ है, ठीक है। ये इसकी रिपोर्ट होती है, ये हर साल आती है, इसलिए न्यूज़ में भी ये टॉपिक बना रहता है। अब हम आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ये इकोसिस्टम का ही पार्ट चल रहा है, जिसमें क्या आता है, इकोटोन भी आता है। एज इफेक्ट क्या होता है, नीचे किसे कहा जाता है। तो इकोटोन क्या होता है, एक ऐसा जोन जहाँ पर दो इकोसिस्टम मिलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर अपनी कोस्ट से एग्जांपल लगाओ, यहाँ पर क्या है, लैंड का इलाका है, यहाँ पर क्या है, समुद्र का इलाका है। तो यहाँ पे जो जगह देखने को मिलती है जिसको हम कोस्ट कहते हैं, यहाँ पर ना मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पाई जाने वाली एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज और थोड़ा सा इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, फ़र्क देखने को मिलता है। हम इसको क्या कहते हैं, इकोटोन। ये एक नैरो जोन होता है बिटवीन द जंक्शंस ऑफ टू इकोसिस्टम, ठीक है। दो इकोसिस्टम के बीच का नैरो जोन क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। यहाँ पर एज इफेक्ट देखने को मिलता है। एज इफेक्ट क्या होता है, ऐसे इन्वायरमेंट में, यानी इकोटोन के अंदर में नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ स्पीसीज मच हायर इन दिस जोन, समटाइम्स एंटायरली डिफरेंट स्पीसीज ऑल्सो फाउंड किए। यानी कि मैंग्रोव एरिया में क्या हो जाएगा, अलग तरह की स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि डेजर्ट वाले इलाके में, और डेजर्ट का एरिया और नॉर्मल एरिया के बीच में देखने को मिलता है। ये दो इकोसिस्टम अलग अलग हो जाते हैं, इनके बीच में देखने वाला इन्वायरमेंट अलग होगा। अब है नीचे क्या होता है, यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज और अ स्पेशल प्लेस ऑफ अ स्पीसीज, यानी कि किसी एक स्पीसीज की खुद की फंक्शनल रोल अलग बिल्कुल, ठीक है, बाकी एरिया से अलग, या फिर उसका कोई स्पेशल रोल हो, या फिर कोई स्पेशल जगह देखने को मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे, नीचे कहेंगे। किसी भी दो स्पीसीज का एक जैसा नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी दो स्पीसीज का एक जैसे नीचे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक जगह पे वो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वही रिक्वायरमेंट्स सभी स्पीसीज की देखने को मिले। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नीचे क्या होती है, जैसे कि हैबिटेट नीचे, कोई एक कम्युनिटी, मतलब कोई एक स्पीसीज एक स्पेशल जगह पे देखने को मिलती है ना। फूड नीचे, यानी कि कोई एक स्पीसीज़ क्या है, स्पेसिफिक फूड के ऊपर डिपेंड करती है। रिप्रोडक्टिव नीचे, जैसे कि गैरीमाथा बीच के ऊपर क्या होती हैं, ओलिव रिले टर्टल क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, बेबी को वो करते हैं, पैदा करते हैं। वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, अरीबाड़ा देखने को मिलती है, अरीबाड़ा प्रोसेस। अब क्या, फिजिकल और केमिकल नीचे भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी का, बायोम। इसके ऊपर आप क्या करोगे, डबल स्टार मार्क करोगे। तो बायोम क्या होता है, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ अ बायोस्फीयर। देखो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात की गई है, ना कि एक्वेटिक पार्ट की बात की गई है। तो सबसे पहली बात आप यही याद रखोगे। तो बायो में क्या चीज़ यूज़ करी जाती है, यानी कि किस चीज़ को डिनोट किया जाता है, टेरेस्ट्रियल पार्ट को, किसी भी बायोस्फीयर के सिर्फ टेरेस्ट्रियल पार्ट को, ओके। विच इज़ डिविजिबल इनटू एनोमरस बायोम्स, यानी कि ऐसा अर्थ के ऊपर वो टेरिटोरियल पार्ट जिसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, उसको हम क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे, ठीक है। यानी कि पूरी अर्थ के ऊपर अलग अलग बायोम्स देखने को मिलते हैं। नो टू बायोम्स आर अलाइक, यानी कि कोई भी दो बायोम एक जैसे देखने को नहीं मिलेंगे। कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल टाइप, सोइल टाइप, यानी कि उसको अलग अलग बायोम्स को किस बेसिस पे बांटा जाता है, उनकी सोइल के बेसिस पे, उनकी वेजिटेशन, इनकी प्लांट्स के बेसिस पे, वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स और वहाँ की मिट्टी। एग्जाम्पल के लिए जैसे टुंड्रा, तैगा, सवाना दिया गया है और डेजर्ट दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये पूरी टेबल है, इसको आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। तो पहला बायोम है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम कहाँ देखने को मिलेगा, नदर्न मोस्ट, यानी कि हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री के करीब पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पे पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं, लाइकन्स, मॉसेस और आर्कटिक फोक्स, पोलर बियर, यानी कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगी, काई जैसी, ठीक है। प्लांट्स के तौर पे क्या देखने को मिलेंगे, मॉसेस देखने को मिलेंगी। पोलर बियर जो बर्फीले इलाकों में जिंदा रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, तैगा।
तैगा कहाँ देखने को मिलती है? कनाडा, मतलब कनाडा, नॉर्थ यूरोप और रशिया वाले इलाके में। यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? थोड़ा सा ठंडा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, मॉडरेट रेनफॉल होती है, यहाँ पे हल्की बहुत बारिश होती है। यहाँ के एनिमल्स में कौन कौन है? बियर, लाइनेक्स और रेनडर। अब नेक्स्ट क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट का बायोम कहाँ देखने को मिलेगा? ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप और जापान। मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है वो कैसा होता है? डेसिडियस फॉरेस्ट, और यहाँ पे डियर एंड फॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ये टेम्परेट है, यानी कि 30 डिग्री के करीब देखने को मिलेगा, 30 डिग्री से अबव 60 डिग्री के बीच में। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमें जैसा पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पर जो एरियाज़ के नाम दिए गए, अमेज़न, ब्राज़ील जो अपनी कंट्री है उसके अंदर अमेज़न के फॉरेस्ट हैं, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा और सेंट्रल अफ्रीका में। यह टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे? ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियाँ कैसी होती है? चौड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि साल में अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। मोस्टली डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे उगते हैं और अलग अलग तरीके के जानवर भी देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? सवाना कहाँ देखने को मिलता है? अफ्रीका में। यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? गर्म होता है, मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। सवाना में क्या होता है? ग्रासेस होती है, स्कैटर ट्रीज होते हैं, कहीं कहीं पे पेड़ होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर ग्रेजर्स, लायंस और एलिफेंट्स देखने को मिलती हैं। ग्रेजर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? वो एनिमल्स जिनको चराया जाता है। ग्रासलैंड्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यूएसए और एशिया में, जैसे कि प्रेरीज एंड स्टेपी ग्रासलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? वार्म और लो रेनफॉल देखने को मिलती है। क्या क्या होते हैं यहाँ पे? जैसे कि ग्रासलैंड है तो ग्रासेस और शब्स देखने को मिलेंगी, और ग्रेजिंग एनिमल्स देखने को मिलेंगे, या फिर रोडेंट्स जिसमें गाय भैंस आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है डेजर्ट। क्या डेजर्ट का हमको पता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, रेनफॉल काफ़ी कम होती है। तो एरियाज़ कौन से हैं? अफ्रीका, वेस्टर्न यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल कम होती है। यहाँ की वेजिटेशन कैसे होगी? यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर होंगे ऐसे प्लांट्स जिन पे क्या होते हैं? कांटे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैक्टस। और यहाँ पर क्या कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन होते हैं बिच्छू। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं, यहाँ पर डाइवर्स बायोम्स हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या होती है? डाइवर्सिटी, मोस्टली डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे होती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी होती है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय एपिफाइट्स। देखो, एपिफाइट्स में और पैरासाइट्स में फ़र्क होता है। एपिसाइट्स आर नॉट पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? अपने होस्ट के ऊपर कब्जा करते हैं और उनसे क्या कर लेते हैं? अपनी ज़रूरतों को, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उनसे ले लेते हैं, यानी कि सभी न्यूट्रिएंट्स जो भी उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं वो अपने होस्ट से लेते हैं। लेकिन एपिफाइट्स क्या होते हैं? मान लो कोई बेल है, वो क्या करती है? एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन वो उस प्लांट से न्यूट्रिशंस नहीं लेगी। वो कैसी बेल होगी? वो क्या करेगी? वो फोटोसिंथेसिस करेगी और अपना जो फूड है, वो जैसे ज़मीन में उसकी जड़ें होंगी तो वो क्या करेगी? उसी से अपना फूड बनाएगी। ठीक है, यानी कि उसी से फोटोसिंथेसिस करेगी। प्लांट से कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं लेते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एपिफाइट्स। ये डोमिनेटेड होते हैं एपिफाइट्स से, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिल जाएगी। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो डोमिनेटेड होते हैं एपिफाइट्स जैसे स्पीसीज से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रोजवुड, महोगनी, इबोनी, रबर और सिनेमन। अब नेक्स्ट क्या है? तैगा फॉरेस्ट जो हमने पढ़ा है उनको क्या कहा जाता है? बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था CDS में। नेक्स्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम हैव हाई बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू वेराइटी इन सैलिनिटी, डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स एंड अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपकी जो क्लास करवाई थी इकोसिस्टम की, मैंने बताया था कि एक्वेटिक सिस्टम होता है उसको भी अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है। जहाँ तक लाइट जाता है उस बेसिस पर, उनकी सैलिनिटी के बेसिस पर भी उनको बांटा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने करवा दिया था तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्या है? एक्वेटिक सिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम्स, आर नॉट कॉल्ड बायोम्स। मैंने बताया था कि बायोम्स किसे कहा जाएगा? अर्थ के टेरेस्ट्रियल पार्ट को। इक्वेटिक पार्ट को बायोम्स नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी इसको अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है। हम देख लेते हैं कौन कौन से जोन्स में बांटा गया है। तो पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जहाँ पर ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर फ्रेश पानी, मीठा पानी देखने को मिलता है। ये पानी कहाँ मिलेगा? नदियों में देखने को मिलेगा, झीलों में देखने को मिलेगा, यानी कि लेक्स में देखने को मिलेगा, है ना।
तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड्स लोटिक यानी कि मूविंग वाटर एंड लैंटिक यानी कि स्टिल वाटर, ऐसा पानी जो बह रहा है यानी कि रिवर्स, लैंटिक यानी कि लैंटिक का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा लेक्स, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, लोटिक रिवर्स, है ना, एग्जांपल्स हो गए आपके। तो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ मिलता है, रिवर्स में और लेक्स में। अब नेक्स्ट है मैराइन, वो पानी जो खारा होता है ना, कहाँ देखने को मिलेगा, समुद्रों में। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस एवरेज सैलिनिटी इज 35 ppt, ठीक है। तो ये बस ऐसे बताया गया है फैक्ट के लिए कि जो मैराइन इकोसिस्टम है वहाँ पर जो वो क्या कवर करता है, अर्थ का 70% वाटर कवर करता है, और यहाँ की जो सैलिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इससे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, डेड सी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एवरेज बताया गया है कि सभी समुद्रों का जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है, 35 ppt होती है। अब एस्ट्रीज भी होती हैं। एस्ट्रीज क्या होती हैं, जहाँ पर रिवर्स का वाटर जा करके गिर जाता है, या तो डेल्टा बनाएंगी या फिर वो एस्ट्री बनाती हैं। तो डेल्टा वहाँ बनता है जहाँ पर रिवर्स की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, वो जो सेडिमेंट से धीरे धीरे जमा करती हैं। लेकिन जहाँ पर रिवर्स डायरेक्टली क्या हो जाती है, गिर जाती है, वहाँ पर वो सेडिमेंट्स इकट्ठा नहीं कर पाती और एस्ट्री फॉर्म करती है, ठीक है। डेल्टा जहाँ पे फॉर्म नहीं हो पाती वहाँ पे एस्ट्री फॉर्म होती है। कहाँ बनती है, कोस्टल बेस में, रिवर माउथ पे, मार्शेस वेयर फ्रेश वाटर मिक्स विद ओशन वाटर कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पर रिवर का फ्रेश वाटर मिलता है समुद्र के खारे पानी से। अब नेक्स्ट है कोरल रीफ्स, ठीक है। रिक्वायर अ क्लीन वाटर, ठीक है, क्लीन और थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है उनको, कोरल रीफ्स को जिंदा रहने के लिए। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो कोरल रीफ मर जाती हैं, है ना। वो किस पे डिपेंड होते हैं, जूजेंथला पे, अपने फूड के लिए, नहीं सनलाइट के लिए, ओके। तो शैलो ट्रॉपिकल वाटर्स एंड हाई बायोडिवर्सिटी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट मैनग्रोव्स, सोल्ट टॉलरेंट ट्रीज होती हैं, कहाँ देखने को मिलती हैं, इंटरटाइडल जोन में, जहाँ पर टाइड्स जा करके मिलती हैं रिवर वाटर से, वहाँ पर बनते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। एब्जॉर्ब एक्सेस सोल्ट फ्रॉम दी ब्रैकिश वाटर, ये क्या कम करते हैं मैनग्रोव्स, वो बहुत ज़्यादा जो सोल्ट होता है पानी में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम हैव हाई बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू वेराइटी इन सैलिनिटी, डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स एंड अमाउंट ऑफ लाइट, ओके। एक्वेटिक सिस्टम्स ये हो गया हमारा, है ना। अब देख लेते हैं बायोस्फीयर्स क्या होते हैं। देखो बायोस्फीयर तो बहुत इजी सा है, जहाँ पर आपकी टेरेस्ट्रियल पार्ट, लिथोस्फीयर, टेरेस्ट्रियल या फिर लिथोस्फीयर वाला पार्ट, एयर या एटमॉस्फेयर वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर या वाटर वाला पार्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे बनते हैं बायोस्फीयर्स। या ये नैरो जोन होते हैं अर्थ के, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन ऑफ जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ओके। ऐसा हमारा बायोस्फीयर दिखाई देता है। यहाँ पर होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे बनता है अर्थ का बायोस्फीयर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ओके। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।